मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। अभी आ रही है, देखिए। यस मैम। अभी आ रही है आवाज? मैम आ रही है। यस मैम ओके बेटा, ओके। अपनी बुक खोल लो बेटा, चैप्टर पूरा करवाऊंगी जो कल मैंने रीडिंग लगाई थी उससे, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे फिर आज मैं आपसे पढ़वाऊंगी बुक। अपनी बुक अपने पास रखिए। चलिए बेटा, करें शुरू। यस मैम। देखिए बेटा, पेज नंबर 35। पेज नंबर 35। इस बात के पर्याप्त, यहां से हम पढ़ेंगे आज। आवाज आ रही है मेरी? मैम। यस मैम। यस मैम। चलिए बेटा, मैं रीडिंग लगा रही हूँ। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर ही भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अभी क्या है हमारे भारतवर्ष में बेटा, अभी भी है कि जो धर्म को है ना, वो कानून से बड़ा माना जाता है। यानी कि अगर हम मान लो किसी की पिटाई कर देते हैं, तो वो उसको क्या बोलते हैं कि भाई इसको तो पुलिस सजा दे देगी। लेकिन कुछ ऐसा कार्य है जो जिसकी सजा हमें भगवान देता है, उसको वो बड़ा मानते हैं। यानी कि कानून से बड़ा धर्म को मानते हैं। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं। यानी कि जो अच्छाइयां हैं, जो अभी आपने अभी गुण पढ़े, ईमानदारी, सच्चाई, आध्यात्मिकता होती है कि भगवान की भक्ति करना, वो उसको कि मूल्य है तो सही, लेकिन वो आज का जो भारत है, तो ये जो गुण है वो अभी दब गए। यानी कि लोग बाग इनको कम फॉलो करते हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। यानी कि जिस गलत कार्य से हम इनकम कर रहे हैं, अपने सोर्सेज, अपने जो भौतिक वस्तुएं जुटाते हैं, उनको मतलब कि ना करने के लिए संदेश देता है। ठीक है मैम, चैप्टर का नाम क्या है? क्या बेटा? मैम, चैप्टर का नाम? चैप्टर का नाम क्या निराश हुआ जाएगा, चैप्टर 7। ओके मैम। रीडर का है बेटा चैप्टर 7। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों ऐसी घटनाएं घटती है जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छी
अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। अभी क्या होगा बेटा, अगर किसी, हाँ जी मैम क्या पढ़ा रहे हो? दीपिका बोल रही है। यस मैम। बेटा मैं वसंत भाग 3 का चैप्टर नंबर 7 पढ़ा रही हूँ। पेज नंबर 35 से शुरू किया था, अब 36 पे पढ़ा रही हूँ सबसे ऊपर। यस मैम। मैम 35 पे तो कोई चैप्टर ही नहीं है। मेरी बुक में तो बेटा यही है, चैप्टर नंबर 7 खोलो आप। 39 पेज नंबर पढ़ा रहा हूँ। तो आपकी में वो होगा बेटा, मेरी में तो 36 है, चैप्टर मैम नंबर हमारी में 7। भी 36 है। बीच में अभी देखिए पोयम बेटा, है। मैं आपको बुक दिखा रही हूँ, मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, यहाँ पर। यस क्लियर मैम। हो गया दीपिका? दीपिका क्लियर हुआ? यस मैम। अभी क्या इसमें जो अभी अभी हमने पढ़ा उसमें क्या है कि किसी भी आदमी में अगर अच्छाई और बुराई है, तो लोग, आजकल के लोग क्या करते हैं, जो उसकी बुराइयां हैं उस बुराई को तो और लोगों से बताते हैं, शेयर करते हैं, उसकी उस बुराई के लिए उसको भला बुरा सब कहते हैं। लेकिन अगर उसी के अंदर अच्छाई है तो वो किसी से भी शेयर नहीं करते। तो इससे क्या हो जाएगा, जो वो व्यक्ति है जिसके अंदर ये बुराई और अच्छाई दोनों चीजें हैं, वो क्या हो जाएगा, वो इरिटेट हो जाएगा और वो फिर और ज्यादा गलत कार्य करने लग जाएगा। यानी कि किसी की बुराई में तो हम मजे लेते हैं, और इसने चोरी कर ली, इसने चोरी कर ली, इस तरह। मान लो कोई चोर है, उसने चोरी कर ली, तो उसकी चोरी के बारे में हम सबको बताते हैं और उसकी निंदा भी करते हैं। लेकिन उस चोर में एक अच्छाई जरूर होगी। उस अच्छाई को ढूंढकर अगर हम बताते हैं किसी को भी, या उसी के सामने उससे कहते हैं कि ये तेरी अच्छी बात है, तो वो हो सकता है कि बुरी बातों को छोड़ दे। तो अगर हम ऐसा करें तो हो सकता है कुछ आदमी सुधर भी जाएं। अभी यहाँ पर जो लेखक जो है उसके साथ कुछ घटनाएं हुई थी, उन घटनाओं के बारे में आगे बता रहे हैं। इन घटनाओं के माध्यम से हम लोगों में छुपी अच्छाइयों को दूसरे लोगों से भी बताकर उसके अंदर जो बुरी बातें हैं उनको हम खत्म कर सकते हैं। देखिए, एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपए का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपए रख दिए और बोला, ये 90 कितने होते हैं, कौन बताएगा? 90। हाँ जी, 90। ओके, 90 रुपए रख दिए और बोला, यह बहुत बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। कैसे कहूं कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। अभी क्या होता है, जानबूझ के लोग किसी का पर्स छीन लेते हैं, किसी की चेन छीन लेते हैं, पॉकेट काट लेते हैं। तो उन घटनाओं को देखते हुए ये घटना जो है क्या थी, एक बहुत ही अधिक शक्तिशाली थी कि हमने अनजाने में किसी को फालतू पैसे दे दिए और वही व्यक्ति हमें अपने जो बाकी बचे हुए पैसे हैं वो हमें लौटाने आ रहा है। तो ये क्या हो गई, एक बहुत ही अच्छी घटना हो गई। अब एक घटना तो ये थी, लेखक के साथ हुई थी कि वो रेलवे स्टेशन पर टिकट ले रहे थे और 10 के बजाय उन्होंने कितने का नोट दे दिया, 100 का दे दिया। 10 की ही टिकट थी। अब वो तो 10 की टिकट अपने, मान लो मेरे को 10 की टिकट लेनी है तो मैं उसको 10 रुपए दे के टिकट लेके आ गई। लेखक ने तो अपनी तरफ से 10 ही दिए थे, लेकिन गलती से 100 का नोट चला गया। तो जो टिकट देने वाला है उसको ट्रेन के डिब्बों में ढूंढता हुआ आया और उसको पहचान कर उसके जो है 90 रुपए वापिस किए। पहली ये घटना है। दूसरी घटना देखिए, एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी।
गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही। गंतव्य क्या होता है बेटा? वह स्थान जहां हमें पहुंचना हो। सुनाई दे रहा है सभी को? यस मैम। गंतव्य होता है वह स्थान जहां हमें पहुंचना हो। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस के यात्री घबरा गए, कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। अब जब वो बस खराब हुई तो वो जो कंडक्टर था वो अपनी सूझबूझ से, अपनी समझदारी दिखाते हुए बस से उतरकर और दूसरी बस का इंतजाम करने के लिए चला गया। लेकिन वो कुछ बिना बोले ही चला गया, तो लोगों ने उसके बारे में ये धारणा बना ली कि इन्होंने पहले ही प्लानिंग कर रखी है और ये डाकुओं को लेने गया है कंडक्टर, और अब ये हमारी बस को, हमारे पास जो भी माल है, पैसा है, ये सब लूट लेंगे। तो इसी तरह की शंका करते हुए लोगों ने जो है ड्राइवर को जो है पकड़ लिया और उसको मारने पीटने लगे। जब उसको मारने पीटने लगे, उसका तो कोई दोष नहीं था, वो सही था। वो जो लेखक थे उसकी तरफ देखने लगा और उसने लेखक से अपनी मतलब सहायता मांगी कि मुझे बचा लीजिए, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम बस का इंतजाम कर रहे हैं। लेकिन जो लोग थे, जो बस के और यात्री थे, वो लेखक को ये कह रहे थे कि इसकी बातों में आप मत आइए, पहले भी यहाँ पर एक बस लूटी गई थी और ये झूठ बोल रहा है, तो हम इसको पिटाई करेंगे और आप थोड़ा सा दूर हो जाइए। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। अब जब लेखक ने कहा, भाई इसको मत मारो, थोड़ी देर में कंडक्टर आ जाएगा तो बात क्लियर हो जाएगी, तो लोगों ने इसको मारा तो नहीं, लेकिन उसको घेरा बनाकर उसको बंदी की तरह पकड़कर, मतलब जकड़ कर रखा कि ये कहीं भाग ना जाए। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। अगर वो सोच रहे थे, अगर ऐसा कोई हमें संदेह होता है कि डाकू आ रहे हैं या हमें लूटा जा रहा है, तो पहले हम इस ड्राइवर को ही मार देंगे। इस तरह उन्होंने लोगों ने उस ड्राइवर को जो है घेरा बनाकर उसके चारों तरफ बैठकर उसको पकड़े रखा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, ये पंडित जी जो है बेटा लेखक ही है, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है, कैसे कहूं कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें हमें धोखा खाया, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। अभी बेटा ये कहा गया है इस चैप्टर में,
अगर हम उन्हीं बातों को याद रखेंगे जहां पर हमारा नुकसान हुआ है या हमें लूटा गया है या हमारे साथ कोई धोखाधड़ी करी है, अगर हम इन्हीं सभी बातों को याद रखेंगे तो हमारा जीवन जो कैसा हो जाएगा, कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है, यानी कि ये जो कंडक्टर था, ये जो बस का ड्राइवर था, ये सभी यात्रियों से इसका कोई संबंध नहीं था, सिर्फ इसके लिए ये सभी एक यात्री थे। ये चाहता तो इनकी सहायता नहीं भी करता, खुद भी कहीं पैदल चला जाता। अब आपने इस चैप्टर में पढ़ा है कि कितने किलोमीटर पहले बस खराब हो गई थी, बताइए। मैम 8 किलोमीटर। हाँ जी, मैम 8 8 किलोमीटर किलोमीटर। तो बस कीप साइलेंस। अभी 8 किलोमीटर ही रह गया था जहां इन्हें पहुंचना था, तो 8 किलोमीटर लोग धीरे धीरे पैदल भी चले जाते। अगर बस का कंडक्टर और बस का ड्राइवर इंतजाम नहीं करते, खुद भी पैदल चले जाते बस को छोड़कर, तो क्या होता? जरूरी नहीं था ये हेल्प ही करे, इन्होंने हेल्प करी। और जो कंडक्टर था वो लेखक के बच्चों के लिए दूध और पानी भी लेकर आया था, नहीं लेकर आता तो क्या होता? उसके साथ हम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते थे। तो इन्हीं सब बातों को देखते हुए लेखक यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आज भी जो है अच्छाई, ईमानदारी, सच्चाई जो है लोगों में छुपी हुई है। तो हमें इन सब बातों को ध्यान रखकर अपना जीवन सुखमय बनाना चाहिए, न कि जहां हमें हमारे साथ धोखा हुआ है, लूटपाट हुई है, उन बातों को याद करके हमें अपना जीवन कष्टकर नहीं बनाना चाहिए। निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। संदेह मतलब ये क्या होता है? डाउट। अब यहाँ पर जो रविंद्रनाथ ठाकुर हैं, उन्होंने भगवान से एक प्रार्थना की है, एक गीत में एक प्रार्थना की है कि हे भगवान, जहां पर भी मेरे ऊपर विपत्ति आए, मुसीबत आए, तो मैं उनसे डरूं नहीं और उन विपत्तियों से डर कर मैं आपके ऊपर संदेह न करूं, ऐसी शक्ति मुझे देना। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही है तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर जो लेखक वो कह रहे हैं कि जो पहले वाला भारत था जिसमें इतनी सारी अच्छाइयां छुपी हुई थी, उसी भारत को पाने की उम्मीद अभी भी है और ये संभावना बनी हुई है कि हम उसी भारत को फिर से प्राप्त कर लेंगे। तो लेखक अपने मन को समझा रहा है कि हे मन, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसी जो दो घटनाएं बताई हैं, उन्हीं के आधार पर हम कह सकते हैं कि क्या निराश हुआ जाए? जो आज का भारतवर्ष देख रहे हैं और पहले के भारतवर्ष को देखते हुए क्या निराश हुआ जाए? तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ जीवन में अनेक अच्छी घटनाएं होती हैं। ठीक है, ये आपका चैप्टर था, ये रीडिंग का कंप्लीट हो गया है। मैं आपको इसके वर्ड मीनिंग बुक में दिए हुए हैं बेटा, ठीक है। और अभी मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ वर्ड मीनिंग की। आप सभी बच्चे उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और वो वर्ड मीनिंग आप अपनी फेयर नोटबुक में करेंगे। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है सभी को? यस मैम। ओके मैम। देखिए बेटा, स्क्रीन पे दिखाई दे रही है एक नोटबुक में वर्ड मीनिंग? यस मैम। हाँ जी बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और ये वर्ड मीनिंग आपको फेयर नोटबुक में करने हैं। मैम क्लियर नहीं आ रही है। है बेटा? मैम क्लियर नहीं आ रही। क्लियर नहीं आ रही? कुछ भी नहीं दिख रहा।
अभी आ रही है? यस मैम। अभी ठीक आ रही है बेटा? यस मैम। यस मैम। हाँ जी बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये वर्ड मीनिंग आप अपनी फेयर नोटबुक में करिए, ठीक है? कल हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। मैम 13 वर्ड मीनिंग है। हाँ जी, ओके मैम। 15 है बेटा, Okay, ma'am. 15। देखिए, धर्म भीरु जिसे धर्म छूटने का यस मैम धर्म 15 भीरु, है। हाँ जी, जिसे धर्म छूटने का भय हो। सेकंड, पर्दाफाश, भेद खोलना। थर्ड, उजागर, प्रकट करना। फोर्थ, गंतव्य, वह स्थान जहां पहुंचना हो। फिफ्थ, ढांढस, धीरज या दिलासा। कारण, बिना कारण के। मन बैठ जाना, निराश होना। आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे पर दोष लगाना। निरीह, बेचारे या असहाय। निर्जन, एकांत या सूना। भीरु, डरपोक। बेबस, मजबूर। संयम, काबू। निकृष्ट, घटिया। श्रमजीवी, मेहनत करने वाले। ठीक है बेटा, ले लिया स्क्रीनशॉट, हटा दो इसको। यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. हाँ जी बेटा, किसी को और कुछ पूछना है नो मैम। इस चैप्टर से? हाँ, इस चैप्टर से रिलेटेड कल मैंने फिर आपको कहा था बेटा, अपने नाम के साथ में अपनी आईडी डाल दो, फिर से आपके टेस्ट होंगे, तो फिर मैम, बाद कब में दिक्कत होंगे? आती है हमें मार्क्स चढ़ाने में। मैम टेस्ट दोबारा कब होंगे? अभी बेटा कोई फिक्स नहीं है, होंगे जुलाई में, होंगे लास्ट तक। ठीक है, अभी किसी को कुछ पूछना है और? मैम, इसमें आईडी कैसे डालते हैं? बेटा आपने नाम लिखा था ना, अपना नाम लिखा था, मेरे पास रिक्वेस्ट भेजी थी। यस मैम। हाँ, तो उसी के साथ में अपनी आईडी डाल दो, जो भी आईडी है नाम के साथ में। जैसे आप उसको करोगे ना, तो एडिट लिखा आता है, एडिट पे क्लिक करोगे तो कीपैड आ जाएगा, उससे आप डाल देना। ओके मैम। दोबारा बताना। अंश, अंश, आपने वो किए थे फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर रफ नोटबुक में? यस मैम। दिखाना बेटा एक बार। मैम दिखा रहे हैं।
थोड़ा सा पास करो, कैमरा पास करो बेटा थोड़ा सा। हाँ, इधर वाला पेज दिखाओ। हम्म, ठीक है बेटा, ठीक है, वेरी गुड। ओके अंश। और बताइए बेटा, किसी को कुछ पूछना है और? नो मैम। मैडम बोली ना। हाँ जी, मैम। हाँ हेलो जी बोलिए। हाँ जी मैम, बोलो। इस रुपेश ने पूछ लो इसने कुछ करा है या नहीं। क्लास लेता रुपेश, बस ये। रुपेश फेयर नोटबुक दिखाना। ले मैडम पूछो, मैडम रोज देखा करो इसका काम, ये करता है या नहीं। रुपेश फेयर नोटबुक दिखाओ, कैमरा ऑन करना। ले अब लिख रहे कौन मैडम इसकी तो। मैडम स्कूल कब खुलेंगे। अभी कोई मैसेज नहीं है हमारे पास। रुपेश कैमरा को ऑन करो बेटा। ले कर बैठ। यस मैम। कैमरा तो ऑन करो बेटा। दिखाओ नोटबुक दिखाओ बेटा, जैसा भी कर रखा है दिखाओ नोटबुक। फेयर नोटबुक है ये। यस मैम। पेज पलटो। बस एक ही पेज कर रखा है। यस मैम। क्यों बेटा, आपको पता है आज आज मैंने कौन सा चैप्टर पढ़ाया है रीडर का? मैम क्या निराश हुआ जाए। चैप्टर नंबर की कौन सा है ये? 7। तो 6 चैप्टर कहाँ कर रखे हैं आपने, दिखाइए। मैम नहीं कर रखा वो तो। क्यों? अभी मैं आपके पास 2 चैप्टर भेजूंगी रीडर के, तो कल मेरे को आप दोनों चैप्टर फेयर नोटबुक में लिखे होने चाहिए आपके, ठीक है? ठीक है। अभी मैं आपके व्हाट्सएप पे भेजूंगी रुपेश ये, और कल मेरे को ये दोनों चैप्टर लिखे हुए मिलने चाहिए फेयर नोटबुक में। ठीक मैम। अभी जो बच्चे कुछ नहीं पूछना चाहते वो क्लास लीव कर सकते हैं बेटा। बाय मैम। रुपेश Bye, एक बार ma'am. मेरे पास, रुपेश एक बार मैसेज कर देना मेरे पास अपने व्हाट्सएप नंबर से। प्रिंस, प्रिंस बेटा, प्रिंस और परी। ये खुशी कैमरा और माइक ऑन करना बेटा। खुशी, दीक्षित। मैम लीव कर दें। हाँ कर दो बेटा। हिमांशी,